फ्रेंड्स, क्लाम आर्ट्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग अभी क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं और मैंने आपको 5वां लेसन पढ़ाया था पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। और मैं इसका आधा पढ़ा चुका था आपको फर्स्ट वीडियो में, और ये सेकेंड वीडियो में चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो बिना कुछ देरी के हम चैप्टर पे आते हैं। देखिए, आज हम लोग जलमंडल के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल से और 29% भाग स्थल है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी के 71% भाग में क्या है? जल है, और 29% भाग क्या है? स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित है ना। महासागर एवं नदियाँ, झीलों में कुछ जल है, हिम नदियाँ में भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित है। जलमंडल में क्या क्या शामिल है? महासागर में जो जल है वो भी है, नदी झील में है वो भी है, हिम नदियाँ भूमिगत जल वो भी है, वायुमंडल में जो जलवाष्प है वो भी है। चलिए, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागर में पाया जाता है। देखिए, पृथ्वी पर जो जल पाया जाता है उसमें आपको पता है कि 97% से अधिक भाग जो जल है वो महासागर में है। और इतना खारा होता है, यानी कि देखिएगा तो महासागर का जल क्या होता है? खारा होता है, यानी कि वो जल एकदम नमकीन होता है, यानी कि खारा जल है, उसमें लवण की मात्रा है। किसकी मात्रा है? लवण की मात्रा। तो इतना खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है, वह जल हम लोग पी नहीं सकते हैं। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदी तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। और जो जल जो बचता है वो कुछ बर्फ में है, कुछ बर्फ की परतों में, कुछ हिम नदियों में, और कुछ भूमि के अंदर है। जल का बहुत भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है। बहुत कम भाग, मतलब बहुत कम भाग है जो मीठा जल के रूप में है, जिसको हम उपयोग कर सकते हैं, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि पृथ्वी को नीला ग्रह होने के बावजूद भी हम पृथ्वी पर पानी की कमी महसूस करते हैं। आप जानते हैं पृथ्वी का 3 हिस्सा जल से घिरा है, फिर भी पीने के लिए, फिर भी उपयोग के लिए जल का अभाव है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का जो 97% भाग जल जो पाया जाता है महासागर में, वह का पूरा क्या है? खारा पानी है, मतलब नमकीन है, हम उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। बहुत कम पानी है जो आपको क्या है, यानी कि अलवणीय है, मीठा जल है, जिसका हम उपयोग करते हैं। चलिए देखिए, इसमें एक डायग्राम बनाया गया है ना, चित्र देखिए। ये महासागर का जल देखिए, जो 97.5% जल जो है जो महासागर में है, वह जल क्या आपको खारा है, यानी कि नमकीन जल है, वह पीने के उपयोग में नहीं आता है। बाकी अलवण जल जो है, जो 2.5% अलवण जल है, वो आपको कैसा है? मीठा जल है, जिसका इंसान उपयोग कर सकता है। चलिए, अब देखिए आगे क्या बोला है? महासागर। अब आप आइएगा महासागर। देखिए, महासागर जलमंडल के मुख्य भाग है। महासागर जलमंडल का मुख्य भाग है, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप देखिएगा, जितना भी महासागर है सब आपस में एक दूसरे से जुड़ा है। और महासागरीय जल हमेशा गतिशील होता है। गतिशील मतलब समझते हैं कि महासागर का जल हमेशा गति में रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं, महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। महासागर जल तरंग के रूप में, ज्वार भाटा के रूप में, या महासागरीय धाराओं के रूप में गति करती है। देखिए, ज्वार भाटा आपको मैं बता देता हूँ। पहले चलिए एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ज्वार भाटा। ध्यान दीजिए, ज्वार और भाटा। जानते हैं ज्वार भाटा क्या है? देखिए, महासागर के जल को ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा क्या होता है? अगर आप देखिएगा, जो समुद्र, जो महासागर में जो जल है जो ऊपर उठता है और नीचे गिरता है, वही प्रक्रिया क्या कहलाता है? ज्वार भाटा कहलाता है। तो जल के ऊपर उठने की प्रक्रिया को हम ज्वार कहते हैं। मतलब महासागर का जो जल जो ऊपर जो उठता है, तो जल के ऊपर उठने की क्रिया को क्या बोलते हैं? ज्वार। आप देखे होंगे जल ऊपर उठता है बहुत ऊंचे, और फिर नीचे गिरता है, तो जल को नीचे गिरने की प्रक्रिया को हम भाटा कहते हैं। क्या बोलते हैं? भाटा। तो मैंने क्या बताया कि महासागरीय जल के ऊपर उठने और गिरने की प्रक्रिया को ज्वार भाटा कहते हैं। जब महासागर का जल ऊपर उठेगा उसको ज्वार बोलेंगे, और महासागर का जल जब नीचे गिरेगा तो उसको क्या कहेंगे? भाटा कहेंगे। और एक चीज़ जानते हो, ज्वार भाटा क्यों उत्पन्न होता है?
सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अगर पूछे तो ज्वार भाटा जो है जो सूर्य के और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। हालांकि देखिएगा तो चंद्रमा पृथ्वी से नज़दीक है, यानी कि ज्वार भाटा उत्पन्न करने में चंद्रमा की भूमिका ज़्यादा होती है। तो ज्वार भाटा सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है, ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। चलिए अब देखिए, बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख है। 5 गो महासागर प्रमुख है। एक प्रशांत महासागर, पहला, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा दक्षिणी महासागर और पांचवा देखिएगा आर्कटिक महासागर। तो महासागर जो है जो कितने हैं, पूरे 5 महासागर है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। चलिए अब हम लोग महासागर को पढ़ेंगे। बहुत इजी है, आपको पूरा याद होते चलेगा। देखिए पहला क्या बोला है, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। आपको पता है कि सबसे बड़ा महासागर या सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। अगर आप देखिएगा तो प्रशांत महासागर जो है वह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग है मेरियाना गर्त, प्रशांत महासागर में ही स्थित है। आप देखिएगा पृथ्वी का जो सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त वो प्रशांत महासागर में स्थित है, मैं पढ़ाया था आपको। और प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है, वृत्त के आकार का है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है प्रशांत महासागर को। तो चित्र 5.1 में देखिएगा प्रशांत महासागर के चारों ओर इन द्वीपों की स्थिति का। प्रशांत महासागर वृत्ताकार है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर फैला है। चलिए देख लेते हैं प्रशांत महासागर को। चलिए देखिए प्रशांत महासागर को मैप में, सबसे बड़ा महासागर, सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। ये देखिए प्रशांत महासागर है ना। इसके उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इधर भी देखिए प्रशांत महासागर, एशिया है ना, क्या है आपको, एशिया है और ऑस्ट्रेलिया है। तो प्रशांत महासागर एक वृत्ताकार महासागर है। इसकी तरफ देखिएगा उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका है, एशिया है और ऑस्ट्रेलिया है। चलिए इतना हम लोग देख लिया। अब आप आगे आइए क्या कह रहा है। प्रशांत महासागर पर से आप देखिएगा दूसरा महासागर होता है अटलांटिक महासागर। ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है अटलांटिक महासागर। देखिए अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिम किनारे पर उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका है। अटलांटिक महासागर के पश्चिम में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है और पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है। यह अनियमित एवं दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोत्राशय एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। कौन, अटलांटिक महासागर। तो मैंने क्या बोला, अटलांटिक महासागर दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, अंग्रेजी भाषा के एस आकार का है और पश्चिमी किनारे पर इसकी उत्तरी और दक्षिण अमेरिका है, पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका है, दंतुरी तट रेखा है, सबसे मतलब देखिएगा प्राकृतिक पोत्राशय पत्तन के लिए आदर्श है और सबसे व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्तम महासागर है अटलांटिक महासागर। इसको भी मैप में देख लीजिए, कंप्लीट हो जाएगा, रटिए मत। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ अटलांटिक महासागर, ये अटलांटिक महासागर है, एस आकार का है। देखिए यही ना बोला है ना, एस आकार का। तो अटलांटिक महासागर किस आकार का है, एस आकार का। और इसको देखिएगा तो इसके पश्चिम में क्या बोल रहा था, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। देखिए इसके पश्चिम में उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका है और इसके पूरब में क्या कहा जा रहा था, यूरोप है और अफ्रीका है। तो यही तो कहा जा रहा था ना कि अटलांटिक महासागर एस आकार का है, इसके पश्चिम में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है और इसके पूर्व में यूरोप है और अफ्रीका है। समझ में आ रही होगी, एकदम अच्छा लग रहा होगा पढ़ने में। चलिए आगे आते हैं हम लोग। अटलांटिक महासागर पर से आपको पता है कि हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, देखिए हिंद महासागर। तो मैं आपको बता दूं कि हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी कि भारत के नाम पर रखा गया है।
तो हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर, भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। हिंद महासागर त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। आइए मैं आपको हिंद महासागर का भी मैप दिखा दूँ, कंप्लीट हो जाएगा। क्या बोल रहा था एनसीईआरटी? त्रिभुजाकार है। देखिए हिंद महासागर है ना, त्रिभुजाकार है कि नहीं है, आप बताइए। इसके पूर्व में क्या है? हिंद महासागर के अगर आप पूर्व में देखिएगा तो पूर्व में इसकी कौन सी है, आप बताइए। पूर्व में इसके क्या है बताइए। पूर्व में इसके ऑस्ट्रेलिया है, पश्चिम में इसके क्या है, अफ्रीका है। हिंद महासागर के पश्चिम में अफ्रीका है। और अगर आप उत्तर में, अगर आप इसके पूरे ये उत्तर में देखिएगा तो एशिया है ना। हिंद महासागर के उत्तर में क्या आपको देखने को मिलेगा, एशिया। तो हिंद महासागर के देखिएगा त्रिभुजाकार है। उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में क्या था, ऑस्ट्रेलिया था। चलिए, दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर को घेरता है। दक्षिणी महासागर यह अंटार्कटिका महाद्वीप के उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला है। कितना तक फैला? 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक। देखिए 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला है। तो दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप के से उत्तर की ओर 60 डिग्री अक्षांश तक फैला है। चलिए दक्षिणी महासागर की तरफ अब हम लोग आते हैं, इसको भी मैप में देखते हैं। देखिए ये है दक्षिणी महासागर, है ना। दक्षिणी महासागर, ये महासागर किसको चारों तरफ से घेरता है? अंटार्कटिका महाद्वीप के। अंटार्कटिका महाद्वीप से ये सटा हुआ क्या आपको, दक्षिणी महासागर। चलिए दक्षिणी महासागर पर से लास्ट महासागर में आ जाइए, आर्कटिक महासागर। देखिए ये जो आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है, मतलब पूरा उत्तरी ध्रुव वृत्त में। यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है ना। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। तो आर्कटिक महासागर को देखिएगा उत्तरी ध्रुव में स्थित है, उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है। इसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है और यह उत्तरी अमेरिका और उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। चलिए तो देखिए इस महासागर को, आर्कटिक महासागर को मैप पे देखिए। आर्कटिक महासागर को आप देखिए, है ना, उत्तरी ध्रुव वृत्त में है ये पूरी आर्कटिक महासागर। देखिए आर्कटिक महासागर को आप देख रहे हैं, यूरोप से, एशिया से, इस सबसे घिरा हुआ है आर्कटिक महासागर है ये हमारा। चलिए तो आर्कटिक महासागर को हम लोगों ने समाप्त कर दिया। अब आप देखिएगा वायुमंडल। देखिए वायुमंडल को पढ़िए। देखिए वायुमंडल, हमारे तरफ जो हवा के यानी कि वायु का जो आवरण है चारों तरफ फैला है उसको हम वायुमंडल कहते हैं। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैसों की एक परत से घिरी है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। मैं बोला हूँ ना कि हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैसों की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहते हैं। वायु की एक यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। जब हमारे पृथ्वी ग्रह पे वायु है तभी हम जिंदा हैं। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाती है, जैसे पराबैंगनी किरणें से ओजोन परत हमारी रक्षा करता है। देखिए वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। अगर आपसे पूछेगा कि वायुमंडल ऊपर में कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है तो 1600। तो वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटक, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। वायुमंडल की कितने परत है? 5 परत है वायुमंडल की। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हैं। सबसे नीचे क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो वायुमंडल की क्या वो परत हुआ? 5 परतों। देखिए इसके मैप को आप देखिए, मैप में मैं आप सबका क्लियर कर देता हूँ। देखिए वायुमंडल के 5 गो परत है। सबसे नीचे है क्षोभ मंडल। जानते हैं क्षोभ मंडल 18 किलोमीटर ऊपर तक पाया जाता है और जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती है जैसे आंधी आना, वर्षा का आना,
आंधी आना, वर्षा का आना, बिजली का चमकना, इंद्रधनुष का ये करना, ये सब क्षोभ मंडल में होता है। वायुमंडल की दूसरी परत है समताप मंडल, जो 50 किलोमीटर तक है, 18 से 50 किलोमीटर ऊपर तक समताप मंडल। और देखिएगा तो समताप मंडल में ही ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन मंडल जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें से हमारी रक्षा करता है, तो ओजोन मंडल वायुमंडल के किस परत में पाया जाता है? समताप मंडल में। तो समताप मंडल में ही ओजोन परत पाया जाता है। तो ओजोन परत समताप मंडल में। वायुयान यानी कि जो एरोप्लेन को उड़ने के लिए जो सबसे अच्छा मतलब मंडल है, वो है आपको समताप मंडल। क्यों? क्योंकि समताप मंडल में कोई मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती है, एकदम शांत होता है ये, तो इसीलिए वायुयान के उड़ने के लिए आदर्श, यानी कि वायुयान के उड़ने के लिए आदर्श जो है अनुकूल चीज़, वो समताप मंडल में है। तीसरा देखिएगा मध्य मंडल है, 50 से 80 ऊपर। फिर आयन मंडल, जानते हैं आयन मंडल बड़ा पूछता है एग्जाम में। आयन मंडल से रेडियो तरंगे परावर्तित होती है। अगर आपसे पूछे कि रेडियो तरंगे का परावर्तन कहाँ से होता है, तो रेडियो तरंग वगैरह का परिवर्तन होता है आयन मंडल से। कहाँ से होता है? आयन मंडल से। तो रेडियो तरंगे वगैरह आयन मंडल से परिवर्तित होती है। सबसे ऊपर में है बहिर्मंडल। सबसे ऊपर में कौन सा है? बहिर्मंडल। चलिए इसको हम जान गए अच्छी पूर्वक। अब आइए आगे देखिए, एनसीईआरटी को पढ़ने का एक अप्रोच होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है। वायुमंडल मुख्यतः किसका बना है? ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का, जो कि साफ और शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। मैं आपको बताया था कि वायुमंडल में आप देखिएगा तो नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन 21%, और दूसरी गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बाद देखिएगा आप तो आर्गन भी है। वायुमंडल में क्या है? आर्गन भी है, की मात्रा 1% है। कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन इत्यादि की मात्रा 1%, एक से भी कम। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। अगर ऑक्सीजन सांस लेने की जरूरी है तो नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में देखिएगा तो 0.03% ही है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.03%। लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है। लेकिन पृथ्वी जिस ऊष्मा को छोड़ता है उसको कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है, उससे पृथ्वी गर्म रहती है। और यह पौधों की वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। जानते हैं अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में अगर न रहे पृथ्वी पर, तो पूरा पृथ्वी एकदम ठंडा रहेगा, जीवन नहीं हो पाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पृथ्वी को गर्म रखता है, लेकिन ये गैस ज़्यादा भी हो जाए फिर भी दिक्कत है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो ग्लोबल वार्मिंग होगा, वैश्विक तापमान जैसा समस्या उत्पन्न होगा। तो जी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का होना भी बहुत जरूरी है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए क्या है? आवश्यक है। देखिए पौधों की वृद्धि के लिए मैं क्या बोला हूँ? आवश्यक है। अब देखिएगा ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। जितना ऊंचाई पर जाइएगा उसका घनत्व देखिएगा, तापमान टेम्परेचर उतना कमते जाएगा। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तेजी के साथ घनत्व घटता जाता है। ताप और घनत्व दोनों घटेगा। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व की कमी के कारण सांस लेने में कठिनाइयाँ होती है। जब आप देखे होंगे कि जो व्यक्ति जितना ऊपर अगर पर्वतारोही होता है वो ऑक्सीजन का सिलेंडर लिया रहता है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम, ध्यान दीजिए, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। मैं आपको बोला हूँ ना, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे तापमान घटता जाएगा। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है ना। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि वायु जो पवन जो होगा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहेगी, और गतिशील वायु को ही हम पवन कहते हैं। पवन की परिभाषा क्या होगा कि गतिशील वायु को ही हम क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। अब आ जाइए जीव मंडल में। चलिए देखिए जीव मंडल स्थल, जल और हवा के बीच एक सीमित भाग है। जीव मंडल में जल भी पाया जाता है, स्थल भी पाया जाता है, हवा भी पाया जाएगा। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है, जहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं, जो कि सूक्ष्म जीव तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है ना। मनुष्य सहित सभी प्राणी
जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीव मंडल से जुड़े हैं। मनुष्य और जितने भी प्राणी हैं सब जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीव मंडल से क्या है, जुड़े हैं। जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, एक जंतु जगत और एक पादप जगत में। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं और एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ उदाहरण बता रहा हूँ कि लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाता है। जब वन को काटेंगे तो स्थल मंडल, इससे मिट्टी का कटाव तेजी से होगा। इस प्रकार अगर प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। आप देखिएगा कि हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया है ना। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उसका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। देखिए, उद्योगों हुआ, तापीय विद्युत संयंत्र हुआ, गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। मैं बोला हूँ ना, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापमान कहते हैं। भूमंडलीय तापमान मतलब पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो ऊपर जो ग्लेशियर होगा, बर्फ होगा, वो क्या होगा, पिघलेगा। और जब ग्लेशियर पिघलेगा तो समुद्र का जल स्तर क्या होगा, ऊपर उठेगा। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के, ध्यान देना, पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। तो भूमंडल के तापमान को बनाए रखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बताइए आप इस चीज़ को। भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, तीनों को प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखेंगे। चलिए, तो ये चैप्टर समाप्त हो गया, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। मेरी वीडियो आपको कैसे लगता है, समझ में आता हो तो आप कमेंट कीजिएगा, है ना। और दोस्तों, बहुत जल्द मैं आपको एक एक करके जितने भी कंपटीशन का सिलेबस है सब पढ़ाने की कोशिश करूँगा। अब मैं बहुत जल्द आप लोगों के बीच जो मॉडर्न हिस्ट्री है ना, आधुनिक भारत, बिपिन चंद्रा, वो भी शुरू करने वाला हूँ, है ना। और इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत भी शुरू करने वाला हूँ। चलिए ठीक है, कैसा वीडियो लगता है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जी धन्यवाद।